इस पुरफ़तन दौर में ज़ीज़ की जस्तजू में वबा और कहत के खौफ में मुब्तला सियासी, माशी और समाजी मसाइल में घिरे हुए पाकिस्तानी और मगरिब व मशरिक़ के तहज़ीबी टकराव के दरमियान ये परेशान हाल मुमलिकत खुदादाद अनगिनत वसाइल के बावजूद मसाइल में घिरी हुई। आखिर हकाइक हैं क्या? सच को तुतला देने वाले हकाइक व वाक़यात, बेदारी शऊर और हक़ गोई फ़र्ज़ है इस कौम पर, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है एक तुरफ़ा तमाशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद जलील और आप देख रहे हैं तुरफ़ा तमाशा। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले मैं वेलकम करना चाहूँगा हमारे शो के दोस्त, हमारे एनालिस्ट सैयद सलमान शाह को अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जनाब, तो आज हमारा एपिसोड 101 यानी 101वां एपिसोड है, 101वीं किस्त है। और जिस तरह से आप लोगों ने लास्ट एपिसोड जो हमारी 100th एपिसोड थी, जो स्पेशल एपिसोड थी, जो हमने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की थी, आपने जिस तरह से पसंदीदी का इजहार किया और जिस तरह से आपने ज्वाइन इन किया, तो थैंक यू सो मच टू एवरीवन। और इसी तरीके से हम कोशिश करेंगे कि आपको नई चीज़ों के ऊपर बात कर सकें, उसके ऊपर बहस कर सकें, कुछ हासिल तलब गुफ्तगू कर सकें, ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके उससे। इसी तरीके से आज भी हम एक अलग टॉपिक के ऊपर बात करना हम चाहेंगे। और आज हम बात करेंगे इंटेलिजेंस के हवाले से। इंटेलिजेंस कहते हैं किसी भी स्किल को, किसी भी सलाहियत को आप किसी भी अपने काम को इस्तेमाल करने के लिए उसको जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो इंटेलिजेंस कहलाती है। अपनी स्किल्स को, अपनी सलाहियत को जब आप किसी भी काम को हासिल करने के लिए, अपनी गोल को अचीव करने के लिए जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसके लिए आपको इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है। आजकल आपने एक वर्ड सुना होगा जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है। हर जगह एआई एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की गर्दान आपने सुनी है। और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बहुत सारी चीज़ें दुनिया में हो रही हैं जो कि शायद मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं बताएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुतालिक अगर बात की जाए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है, बेसिकली जो आपकी विजुअल परसेप्शन है, स्पीच रिकग्निशन है, जो डिसीजन मेकिंग है, और जो ट्रांसलेशन है बिटवीन वन लैंग्वेज टू अनदर बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन। यानी अगर इंसान की बात की जाए, इंसान का जो दिमाग है, उसके पास जो इंफॉर्मेशन आती है, जो डेटा वो कलेक्ट करता है अपनी सराउंडिंग से, उसको फिर वो इस्तेमाल करता है। जैसा कि कोई अगर बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो वो जो भी लैंग्वेज उसके सामने बोली जाती है तो वो उस लैंग्वेज को सीखता जाता है। आपको कोई लैंग्वेज उसको अपनी, जो जिसे कहते हैं मादरी ज़बान, आप उसको सिखाते नहीं हैं, बच्चा ऑटोमेटिकली उस चीज़ को अडॉप्ट कर जाता है, क्योंकि वो इंटेलिजेंस होती है। सिमिलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, जब आप उसको इंफॉर्मेशन जब आप उसमें ऐड ऑन करते चले जाते हैं, तो वो इतना ज़्यादा उसकी इंटेलिजेंस काम करना शुरू हो जाती है कि वो चीज़ों के मुतालिक डिसीजन मेकिंग करना शुरू कर देती है। और यही आज आपने देखा होगा कि जो चैट जीपीटी एक सॉफ्टवेयर है, एक स्पीच रिकग्निशन सॉफ्टवेयर है, एक आपका स्पीच असिस्टेंट है जो कि आपको तमाम तर चीज़ों के ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है, बी इट एसेज, बी इट आर्टिकल्स, बी इट एनीथिंग एल्स। कोई ट्रांसलेशन आपने करवानी है, कुछ भी करना है, तो आप जब बस उसमें जाके इनपुट करते हैं और तमाम तर चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो रेस आजकल हो रही है पूरी दुनिया में, जो बिग जाइंट्स हैं, जो टेक कंपनीज हैं, उनके दरमियान एक दूसरे को से सबकत ले जाने की जो दौड़ है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आज हमारा टॉपिक यही है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हमें परेशान होने की ज़रूरत है, और अगर हमें परेशान होने की ज़रूरत है, फ़िक्र करने की ज़रूरत है, तो वो फ़िक्र किस हद तक होनी चाहिए, ये आज का हमारा टॉपिक है। क्योंकि इस तरह की भी बाज़गश हमने सुनी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले वक्तों में जॉब्स जो है वो छीन लेगा। तो क्या ये किस हद तक इस चीज़ में सदाकत है, इस बारे में मैं सलमान भाई से जानना चाहूँगा। और सलमान भाई इस बारे में काफ़ी रिसर्च कर चुके हैं, तो वो इस मुतालिक हमें बताएंगे भी। जी सलमान भाई, आपकी तरफ ये सवाल छोड़ा जा रहा हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से हमें किस हद तक जो है वो परेशान होना चाहिए। जी। जी अहमद, जैसा कि आपने तमीद में बात बताई कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा, मैं बात आगे बढ़ाऊँगा उससे। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने कहा कि कितना हमें फ़िक्रमंद होना चाहिए, हमें काफ़ी फ़िक्रमंद होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि अगर आप एक आम आदमी को देखें तो उसकी पूरी ज़िंदगी उसकी लाइवलीहुड के गिर्द जो है वो घूम रही है कि वो कमाएगा कैसे और बच्चों को खिलाएगा कैसे, घर कैसे मेंटेन करेगा, ठीक है। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम रखें ज़रा पहले, और
एक मैं गोल्डन प्रिंसिपल आपको किसी भी टेक्नोलॉजी का पहले बता दूं पहले, ताकि हमारे ऑडियंस को एक बात क्लियर हो जाए, कि एक टोन सेट हो जाए पहले, कि गोल्डन प्रिंसिपल टेक्नोलॉजी का ये होता है कि टेक्नोलॉजी को सबसर्विएंट होना चाहिए ह्यूमंस के। लेकिन जहाँ पर आपको ये डर हो कि जो है ह्यूमंस सबसर्विएंट हो जाएंगे टेक्नोलॉजी के, वहाँ पर जो है वो अलार्म जो है वो बजना शुरू हो जाएगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के केस में यही अलार्म जो है वो एक्सपर्ट्स बजाते हुए नज़र आते हैं हमारे सामने, कि ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता कि ह्यूमंस जो हैं वो सबसर्विएंट हो जाएं। और अगर आप प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग की बात करें तो हॉलीवुड की अगर आप मूवीज़ देखें, नेटफ्लिक्स अगर खोलें, आप वेब सीरीज़ देखें, तो हर कोई उसी तरफ इंडिकेशन कर रहा है। और प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग के ज़रिए आपके जो है वो सबकॉन्शियस माइंड में ये बात डाली जा रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आप तैयार रहें, आगे आपको मशीन्स का हुक्म मानना पड़ेगा। तो गोल्डन प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया है कि यूज़फुल ये कहाँ तक है, बेनिफिशियल ये कहाँ तक है आपके, ताकि आपको समझ आ जाए कि आपके जब तक बेनिफिशियल है, जब तक ये आपके सबसर्विएंट है, यानी आपके मातहत है। जब आप इसके मातहत हो जाएंगे तो वो आपके लिए फिर वो बेनिफिशियल नहीं रहेगी, वो आपके लिए वो नुकसानदेह हो जाएगी। तो मैंने आपको लाइन खींच दी है पहले। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, सबसे पहले इकोनॉमिक इम्पैक्ट पे आते हैं। जैसे कि अहमद ने इंडिकेशन की कि लोगों को एक आम फहम में डर ये है कि उनकी जॉब्स चली जाएंगी। देखें, अगर आप बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जिस तेज़ी से रैपिड अडॉप्शन हो रही है, तो होना ये है कि आज आने वाले 3 से 5 साल में 20 से 30% जो आपकी जॉब्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। और अगर आप बात करें कि कौन सी जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी, तो मैं आपको कैटेगोरिकली बता देता हूँ। वो जॉब्स जो रूल बेस्ड हैं, जिसमें रेगुलेशन रूल बिल्कुल स्टैंडर्डाइज कर दी गई हैं, और जिसमें जो है वो स्टैंडर्डाइज जॉब्स का मतलब है कि जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन बेस्ड है। ऑब्जेक्टिव जॉब्स हैं जो बिल्कुल आपको पता है कि जिनके प्रोसेसेस पूरे डिफाइन हुए हैं। वो जॉब्स का ज़्यादा खर्चा है। कस्टमर सर्विस की आप बात कर लें, आप बात कर लें अकाउंटिंग, अकाउंटेंट्स, क्लर्क्स, आप बात कर लें फाइनेंस की बहुत सारी फील्ड्स हैं। इवन आप जो है वो जो जो बिल्कुल क्लरिकल प्रोसीजरल बेस्ड जॉब है, उनका जाने का खदशा ज़्यादा है। जहाँ ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात है, जहाँ ह्यूमन इंटेलिजेंस का इंटरफेरेंस होगी, जहाँ पर आपको अपना दिमाग लगाना है, एनालिसिस करना है, और जहाँ पर आपको डिसीजन मेकिंग करनी है कुछ सब्जेक्टिव चीज़ों पे, वो चीज़ें बाकी रहेंगी। तो मैं आपको पहले ये बता रहा हूँ कि कौन सी कैटेगरीज जो है उनको जो है वो इस बारे में तैयार हो जाना चाहिए। और हमें पहले ये बताया जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से होगा ये। मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दूं कि थ्रू आउट हिस्ट्री ह्यूमंस जो थे ना, उनको समझा जाता था कि ये स्मार्टेस्ट स्पीशीज़ हैं। मतलब जो कि हमें पता भी है कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। अगर मैं दीन का एंगल यूज़ करूँ इसमें, तो हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, सबको पता है ये बात। और हमें कंसीडर भी किया जाता था कि हम स्मार्टेस्ट हैं। अब मैं आपको ज़रा डार्विन की थ्योरी से इसको जोड़ता हूँ। डार्विन क्या कहता है? डार्विन कहता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट उसकी थ्योरी है। वो कहता है कि जी वही सर्वाइव करेगा जो फिटेस्ट होगा। फिटेस्ट वो क्या बोलता है? फिटेस्ट वो बोलता है कि वो होगा, और स्मार्टेस्ट वो होगा जो कि अडैप्ट कर लेगा सिचुएशन को। जो भी सिचुएशन उस पे आएगी अडैप्ट कर लेंगे। तो आपको एक तरफ बताया जा रहा है कि अगर टेक्नोलॉजी कोई नई आ रही है तो आप अपने आप को अडैप्ट कर लें, उस सिचुएशन में अडैप्ट कर लें, उस सिचुएशन को अडैप्ट कर लें, ताकि आप उससे हम-आहंग हो जाएँ, ताकि जो है वो आप सर्वाइव कर जाएँ आगे। यहाँ मामला थोड़ा-सा डिफरेंट है। सलमान भाई, अपनी स्पीशीज के हवाले से बात की तो मैं एक क्लिप चलाना चाहूंगा, अगर आप मुझे इजाजत दें, तो फिर उसके बाद फिर हम इस बात को आगे कंटिन्यू करते हैं, और उस मुतालिक भी मैं चाहूंगा कि आप कुछ कमेंट कीजिए। जी, बिल्कुल। I said, well, what about, we got to make sure humanity's okay here. And then he called me a speciesist. Did he use that term? Yes. And there were witnesses. I wasn't the only one there when he called me a speciesist. And so I was like, okay, that's it. Yes, I'm a speciesist. Okay. You got me. What are you? Yeah, I'm fully a speciesist. Busted. That was the last straw. At the time, Google had acquired DeepMind, and so Google and DeepMind together had about 3/4 of all the AI talent in the world. They obviously had a tremendous amount of money and more computers than anyone else. So I'm like, okay, we're about unipolar world here, where there's just one. जी सलमान भाई, ये एलॉन मस्क साहब हैं, और ये लैरी पेज के मुतालिक बात कर रहे हैं कि लैरी पेज ने इनको स्पीशियस कहा। तो इस बारे में थोड़ा सा मैं आपके कमेंट चाहूंगा। जी, लैरी पेज के बारे में बता दें कि ये गूगल के को-फाउंडर हैं। तो सब यूज़ करते हैं गूगल, सबको पता है ये को-फाउंडर हैं। और जब उनसे बात हुई तो उस कन्वर्सेशन के दौरान लैरी पेज ने ये भी बोला कि हम जो है वो डिजिटल सुपर इंटेलिजेंस बनाने लगे, और उन्होंने कोट अनकोट ये भी बोला कि हम डिजिटल गॉड की तरफ जा रहे हैं।
डिजिटल गॉड, मैं फिर रिपीट करता हूँ। तो वहाँ पर जो है एलन मस्क ने बोला कि ऐसा ना हो कि बहुत खतरे में हम चले जाएं और इस तरह। तो उन्होंने कहा कि तुम स्पीशियस्ट हो, मतलब तुम प्रो ह्यूमन हो। तो इसने कहा कि हाँ ठीक है, मैं प्रो ह्यूमन हूँ। जो आपने कन्वर्सेशन सुनी सारे ऑडियंस ने, कि हाँ, उसने बोला हाँ मैं प्रो ह्यूमन हूँ, स्पेशिस्ट हूँ, और तुम क्या हो? उसने उसको रिप्लाई किया कि तुम क्या हो? तो कहने का मतलब ये कन्वर्सेशन हुई, और ये बहुत रीसेंट इंटरव्यू है टकर कार्लसन का, जो कि बहुत मशहूर भी हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ये हम उसकी क्लिपिंग आप जो है दिखा रहे थे। तो बेसिकली देखें, अब बात यहाँ पे हो रही है कि अगर जो ह्यूमंस को बचाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, उनको बोलें कि तुम स्पीशियस्ट हो। मैंने आपको बोला थ्रू आउट द हिस्ट्री हमें स्मार्टेस्ट और फिटेस्ट माना जाता था स्पीशीज के ऊपर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि ह्यूमंस ने एक ऐसी चीज़ को जन्म दे दिया कि जिसका ये डर है ह्यूमंस को कि आने वाले फ्यूचर में ह्यूमन की ही इंटेलिजेंस को वो सुपरसीड कर जाएगी। प्रॉब्लम विद एआई इज, बाकी टेक्नोलॉजी से इसको ज़रा हट के देखें, एआई के साथ एक इशू ये है कि ये खुद को सेल्फ इम्प्रूव करने की सलाहियत रखती है। और इसके बारे में जो डर है, एलन मस्क को आपने अभी कोट किया, एलन मस्क को एक और मैं कोट आपको जिक्र कर देता हूँ उसका। उन्होंने ये कहा कि ये न्यूक से ज़्यादा डेंजर है। अब अगर वो ये कह रहे हैं कि ये न्यूक्लियर वेपन से ज़्यादा डेंजर है, तो इसका मतलब है कि आपको ज़रा सोचना चाहिए इसके बारे में कि क्यों वो इस तरह इतना डेंजर उसको बोल रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, इससे पहले आपने जितनी भी टेक्नोलॉजीज ईजाद की इंसान ने, वो इसलिए थी कि इंसान की वो मदद कर सके, इंसान का काम आसान कर सके। यही वजह थी ना भाई, मैं सम अप कर रहा हूँ इसको। आपने ह्यूमन ने नाइफ बनाई, छुरी बनाई, एक टेक्नोलॉजी थी अपने ज़माने की। वो क्या करती थी, उसको ये नहीं पता होता था कि उसने सलाद काटनी है, बंदे का गला काटना है, या क्या करना है, ठीक है ना। आप बताते थे उसको कि उसको क्या करना है। आपने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए, ठीक है, बड़ा हुआ कि भाई इतनी बड़े पैमाने पे कैटास्ट्रॉफी ये कर सकती है, लेकिन न्यूक्लियर बम को भी ये नहीं पता था कि उसको कहाँ जाके गिरना है और कब गिरना है। ह्यूमंस उसको बताते थे कि उसको कहाँ गिरना है और क्या करना है, जैसे कि आपने हिरोशिमा नागासाकी के केस में देखा, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी वो है, ये खुद से डिसाइड कर पाएगी, ये खुद से अपने आप को इम्प्रूव कर पाएगी, ये खुद सेल्फ कॉन्शियसनेस के लेवल पर पहुंच पाएगी फ्यूचर में। अभी तो उस स्टेज पे ये नहीं पहुंची है, लेकिन जो डर है वो ये है कि जब ये सेल्फ कॉन्शियसनेस के जो है वो स्टेज पे जाके पहुंच जाएगी, तो आपकी वो बात नहीं मानेगी बल्कि अपनी बात मनवाएगी। ये पहली टेक्नोलॉजी है जो ह्यूमन ने बनाई है, जो कि ह्यूमन की डिसीजन मेकिंग नहीं करेगी, बल्कि ह्यूमन की डिसीजन मेकिंग में उसकी मदद नहीं करेगी, बल्कि ह्यूमन पर अपने डिसीजन मुसल्लत कर सकती है। ये डर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, कोट एंड कोट। और जी, और इसके बारे में अगर आप मैं आपको कोट कर सकूं कि स्टीवन हॉकिंग जो थे, मशहूर ज़माना साइंटिस्ट, जिनकी जो है स्पीच की एबिलिटी भी पेरिश हो चुकी थी, उन्होंने इसके बारे में वार्निंग दी थी हमें मरने से पहले, जब उनका इंतकाल नहीं हुआ था। तो स्टीवन हॉकिंग ने कैम्ब्रिज से जो एक बिल्कुल वार्निंग दी थी हमें कि ये कितनी लीथल हो सकती है। जी, अगर हम शेयर करा सकें उसको, तो स्टीवन हॉकिंग ने हमें वार्निंग दी थी। जी, जी, इन्होंने कहा कि बेस्ट हो सकती है या वर्स्ट हो सकती है, हमें नहीं पता इस बारे में। अनसर्टेनिटी, देखें वही वाली बात है, अनसर्टेनिटी की जब बात हुई है, और जब ये बात कर रहे हैं कि अनसर्टेनिटी, तो हमें ये नहीं पता कि फ्यूचर में अगर हमारे ही डिसीजन, अब बात सुने, अगर मैं आपको एक इसकी इम्प्लीकेशन बताता हूँ। अगर बैंकिंग इंडस्ट्री में इसको अप्लाई किया जाता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिसाइड करेगी कि किसको लोन देना है और किसको मॉर्गेज देना है और किसका अकाउंट फ्रीज करना है और नहीं करना, तो आपके हाथ में क्या है फिर? यानी ह्यूमंस की जिंदगियों के बारे में वो डिसीजन मेकिंग करने लग जाएगी। मैं आपको इम्प्लीकेशन बता रहा हूँ, छोटी छोटी मिसाल देके आपको बता रहा हूँ। ये वो टेक्नोलॉजी है कि जिसको सेल्फ इंप्रूविंग एबिलिटी हासिल हो सकती है फ्यूचर में, और सेल्फ मशीन लर्निंग। कॉन्शियसनेस। मैं आपको जी, मशीन लर्निंग, सेल्फ कॉन्शियसनेस की मैं जब बात कर रहा हूँ कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी तो उस स्टेज पे नहीं पहुंची, जब वो पहुंचेगी उस स्टेज पे, तो सेल्फ कॉन्शियस का मतलब है कि वो ह्यूमंस की तरह सेल्फ कॉन्शियस हो जाएगी। यानी सेल्फ कॉन्शियस होने का मतलब ये है कि एक हॉलीवुड की मूवी की तरफ हम रेफर करेंगे, एक्स मशीना के नाम से आई थी मेरे ख्याल में 2015-16 में, एक्स मशीना के नाम से। उसमें दिखाया ये है कि एंड में कि वो सेल्फ कॉन्शियस हो जाती है और ह्यूमंस में जाके मिल जाती है, घुल मिल जाती है। यानी अब आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद सेल्फ कॉन्शियस हो गया और वो अपने क्रिएटर को मार देती है उस मूवी में। अगर आप प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग के हवाले से बात करें तो वो मार देती है, और मार देती है
का मतलब ये है कि आपकी जो ब्रिटिश स्टोरी है वो फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर, यानी जो मॉन्स्टर फ्रैंकेनस्टाइन बनाता है आखिर में वो मॉन्स्टर ही फ्रैंकेनस्टाइन के अगेंस्ट हो जाता है। तो वो मिसाल जो है वो इसमें पूरी आती है। और अभी आपने जो फ्लैश कराया था, ये मैंने आर्टिफिशियल, ये जो आपने चैटबॉट की बात की है, चैट जीपीटी की, उसको मैंने कहा कि कराची पे एक पोएम लिख दे, और उसने बाकायदा अपनी मतलब देखें आप कि किस नफासत से उसने ये पोएम लिखी है और नज़म लिखी है, और पॉलिटिकली करेक्ट लिखी है। अहमद, अगर आप उसको देखें तो आखिर में उसने ये भी जिक्र किया है कि शहर बड़ा रिजिलियंट है, मतलब बहुत ही लचकदार है, मतलब उसके ऊपर क्या क्या हुआ है और उसने कितनी लचक दिखाई है। तो पॉलिटिकली करेक्ट पोएम लिखना, और आप इसको देखें कि बाकायदा, जो हम उर्दू में कहते हैं कि बाकायदा बैलेंस जो है ना, उसने शेरों को बैलेंस किया हुआ है वर्डिंग से, यानी ये नहीं कि सिर्फ कोई जो है वो सिंपल बस नरेट कर दिया है, बाकायदा उसको वजन बगैर किया है, किसी बैलेंस। जी, बिल्कुल रब्त में एक पोएम कही है और उसमें पॉलिटिकली करेक्ट कही है। आप अंदाज़ा लगाएँ, अगर यही हमें किसी ह्यूमन को बोलते कि आप लिख दो, तो उसको कम से कम आधा दिन, 1 दिन तो लगता। ये ऐसा तो कोई नहीं है कि आप पेन लें और बस शुरू हो जाए, और ये इसने मुश्किल से कोई यानी 2 मिनट में। कंटेंट राइटर्स को अपनी खैर मनानी चाहिए कि एआई उनकी जॉब खाने वाला जी, बिल्कुल, हम उसी तरफ इशारा कर रहे हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट की तरफ, कि कंटेंट राइटर भी होशियार हो जाएँ। हम सिर्फ़ ये बात नहीं कर रहे कि जो बिल्कुल स्टैंडर्ड बेस्ड स्टैंडर्डाइज़्ड जॉब्स हैं, ऑब्जेक्टिव जॉब्स हैं, वो जाएँगी, बल्कि कंटेंट राइटर भी होशियार हो जाएँ कि उनका भी जाने वाला है। उनका भी जो है मामला ख़त्म होने वाला है, और 5 मिनट के अंदर अगर स्क्रिप्ट लिख देगी वो। एक और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, जो अमेरिका की टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ के एमबीएज़ हैं, उन्होंने चैट जीपीटी को वो टेस्ट दिया है और उसने फ़ौरन उसको पास कर लिया, मतलब फ्यू मिनट्स में। तो मतलब एमबीएज़ जो इतना अभी जो अपने आखिरी ईयर्स में, अपने दूसरे, तीसरे, चौथे सेमेस्टर्स में, उनको भी अलार्म बेल बज जानी चाहिए कि वो जो कर रहे हैं, उनकी सारी एफर्ट्स वेन होने वाली हैं, एग्जैक्टली ज़ाया जा सकती हैं। तो अब आपको एजुकेशन पॉलिसी को भी रिव्यू करना पड़ेगा, बच्चों को भी देखना पड़ेगा अपने करियर काउंसलिंग में कि उनको क्या देखना है। ये अब एक प्यू की जो है वो रिसर्च शेयर करा रहे हैं, जिसमें अमेरिकन क्या समझते हैं इस बारे में, कि वो मोर कंसर्न है। आप देखिए मोर कंसर्न का जो पाई चार्ट में आप दिखा रहे हैं, वो 37% जो है वो कंसर्न है इस बारे में कि क्या होगा, और 45% जो है वो उसको इस तरीके से ले रहे हैं। तो आप देखें कि ये परसेंटेजेस कम नहीं है, मतलब लोग इसको जो है वो एज ए पिंच ऑफ सॉल्ट ले रहे हैं, ऐसा ऐसे नहीं ले रहे कि बस हमारे लिए सिर्फ बेनिफिट ही है, क्योंकि उनको पता है कि उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो बड़ा भयानक है, जो आने वाले 3 से 5 साल में अनफोल्ड होने वाला है। अगर आप देखें तो ये जो बोल रहे हैं कि फेशियल रिकग्निशन जो है वो जो है बैड आइडिया है, वो कह रहे हैं कि जो ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है जो सोशल मीडिया के लिए, वो बैड आइडिया है। वो कह रहे हैं ड्राइवरलेस पैसेंजर व्हीकल्स जो आएंगी, अब ड्राइवरलेस पैसेंजर व्हीकल है, अगर आपको प्रोग्राम कर दिया जाए कि आपको एक जगह नहीं लेके जाना, तो वो आपको वहाँ नहीं जाना। अगर अभी आप ड्राइव करते हैं, आप जहाँ चाहते हैं गाड़ी रोक देते हैं, जहाँ चाहते हैं चले जाते हैं, जब वो प्रोग्राम्ड हो जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको वो करेगी, आपको पता है रेगुलेट करेगी, तो वो आपको वहीं पर जाने देगी जहाँ पे वो जाने देगी आपको, यानी आप हर जगह नहीं जा सकते। या आप अंदाजा लगाएं कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एज ए टूल ऑफ कंट्रोल भी ये यूज हो सकती है। अब मैं थोड़ा पॉलिटिकल इम्पैक्ट पे आता हूँ, क्योंकि टूल ऑफ कंट्रोल की हमने बात करी इसकी, जी कि ये नैरेटिव शेप करेगी फ्यूचर में। आपको पता है ये चैट बॉट जो है वो नैरेटिव शेप करेंगे, ये जो स्लोगन्स बनाएंगे ह्यूमन नहीं बना सकेंगे इतनी जल्दी, और इफेक्टिव बनाएंगे। जब आप इसको बता देंगे कि इफेक्टिव बनाओ, और लोगों की जो साइकोलॉजी है उसको देखते हुए बनाओ, और इस इलाके को देखते हुए बनाओ, और लोगों की पॉलिटिकल जो अलाइनमेंट है उसको देखते हुए बनाओ, तो ये तो नैरेटिव शेप करने वाली है फ्यूचर में। और मैं आपको अभी प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, ये आप संभाल के रख लेगा आज का प्रोग्राम, आने वाले जो अमेरिका के इलेक्शंस हैं उसमें इसका यूज होने वाला है बेतहाशा तौर पे। अब आप देखते चले जाएं, और उसके बाद उसका मतलब ये है कि वो किक स्टार्ट होगा, उसके बाद जितने भी ममालिक में वो इलेक्शंस होंगे उसमें इसका यूज होगा, नैरेटिव शेप करेगा सलमान ट्विटर पे। भाई एक जी, बात है हमें तो इससे डरने की जरूरत नहीं है ना हमारे पास तो मामलात ही अलग हैं यहाँ पे तो यही चलेगी नहीं देखिए हमारे पास वो मामला बहुत डेंजर है, लेकिन हमारे पास आपको पता है कि अथॉरिटेटिव रिजीम्स हैं, और वो इसको बहुत गलत तरीके से यूज़ कर सकती हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे पास आम पब्लिक के लिए पास तो आते-आते ही 5 से 10 साल शायद लग जाएँगे इसको, लेकिन जो अथॉरिटेटिव रिजीम्स हैं उनके पास तो सारे वसाइल हैं ना, ब्लेसिंग इन वो इस डिस्गाइज हो गया जी, 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 ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ होती है। हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ हो जाती हैं। लेकिन होता ये है कि हमारा वो जो उसमें जो कंट्रोलिंग टूल के तौर पर वो यूज़ हो सकता है, और आपको पता है उनके पास तमाम वसाइल हैं, जो कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ हैं उनके पास, वो इसको जो है वो गलत नेगेटिव कॉनोटेशन में यूज़ कर सकते हैं, जिसका हमें डर है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट जो उसका आ सकता है। और इकोनॉमिक इम्पैक्ट
क्योंकि असल में जो सोचना चाहिए हमारी हुकूमतों को इस वक्त कि इसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट आना है उसको किस तरीके से कॉप अप करना है, लेकिन वो उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, उसका नेगेटिव यूज वो जरूर करेंगी। ये अथॉरिटेटिव रिजीम्स जो है, ये क्या बात कर रहे हैं, ये जरूर करेंगी। और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में अथॉरिटेटिव रिजीम जितनी भी हैं वो इसका लाजमी यूज करेंगी अपने जो है वो नैरेटिव शेप करने के लिए। और आप देखेंगे वैसे आपको दिखता है कि बोट्स होते हैं, ये वो ट्विटर पे आपको ट्रेंड चलते हुए नजर आएंगे, बहुत कुछ होगा जिसमें नैरेटिव शेप होगा। और ये मत भूलिएगा वो जो साइकोलॉजिकल साइकिल है, जिसमें आपको पहले इन्फॉर्मेशन दी जाती है और उसके बाद आपका परसेप्शन बिल्ड होता है, और परसेप्शन बिल्ड होने के बाद आप उस तरीके से बिहेव करना शुरू कर देते हैं। ये 3 स्टेप आप मत भूलिएगा। और इसमें इन्फॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि इनिशिएट करेगी, और आपका परसेप्शन बनेगा। और जब आपको इन्फॉर्मेशन की बम्बार्डमेंट होने लग जाएगी एक ही किस्म की, तो आपका उसी तरीके से परसेप्शन बनेगा और आप उसी तरीके से भी बिहेव करना शुरू कर देंगे। तो पॉलिटिकल अरीना में ये बहुत लीथल होने वाली है आने वाले दिनों में। और अमेरिकन इलेक्शन जो है वो लिटमस टेस्ट होंगे। अभी आप देखेंगे कि अगले साल जब 2024 में जब इलेक्शन होंगे अमेरिका में, तो आप देखेंगे कि वो किस तरीके से ये यूज होगी जो है एआई इसके अंदर। तो ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट हमने आपको बताया, पॉलिटिकल इम्पैक्ट आपको बताया। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, देखिए एलॉन मस्क समेत बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इसको रेगुलेट करें। रेगुलेट करने का मतलब ये है हमार कि इसको इसकी डिप्लॉयमेंट स्लो कर दें। देखें आप रोक तो नहीं सकते, ये स्टॉर्म तो आ गया है आपके डोर स्टेप पे, इसको अब आप रोक तो नहीं सकते। अब आप इसको किस तरीके से डिफ्यूज करेंगे, इसकी डिप्लॉयमेंट किस तरीके से स्लो करेंगे ताकि आप मेंटली तौर पे तैयार होते चले जाएं इसके अडेप्टेशन के लिए, वो सब ये कह रहे हैं कि इसकी जो है वो डिप्लॉयमेंट स्लो की जाए। और दूसरी बात, वाइजली इसको यूज किया जाए और ह्यूमंस जो है उनको सेफगार्ड किया जाए। ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ही हो जाए। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये सब मान रहे हैं कि ये स्टॉर्म आ चुका, ये तो सब मान रहे हैं। सब बात अब ये हो रही है कि इसको रेगुलेट करें, इसको वाइजली यूज करें, इसको ह्यूमंस को सेफगार्ड करें। लेकिन अब आप जॉब्स कैसे बचाएंगे? अब मैं आपको बताऊं कि इसको हम आप उसको उससे कैसे जोड़ेंगे जो कंट्रोलिंग टूल ये यूज करते हैं। जब जॉब्स कम हो जाएंगी और ह्यूमंस के पास जॉब्स कम हो जाएंगी, तो ह्यूमंस की पॉपुलेशन तो तेजी से कम नहीं हो सकती। तो फिर ये करेंगे क्या, जो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, जो मास अनएम्प्लॉयमेंट होगी, उसको फिर ये करेंगे क्या, एक एजेंडा ये ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं जिसे कहते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम। यानी घर बैठकर आपको एक इनकम दी जाएगी महाना, जिसको आपके बेसिक जो नेसेसिटीज जो है वो पूरी हो सके। अगर आप देखें तो ये हम अपने व्यूअर्स को दिखा रहे हैं कि बेसिक यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट है क्या। एक गवर्नमेंट प्रोग्राम है जिसमें हर अडल्ट सिटीजन को जो है वो एक सेट ऑफ अमाउंट दिया जाएगा रेगुलर बेसिस पे, जो कि मंथली बेसिस पे हो सकता है। फिनलैंड में ये टेस्ट हो चुका है, स्कॉटलैंड में ये टेस्ट हो चुका है, और बहुत सारे कंट्रीज में दुनिया की टेस्ट हो चुका है। ये बेसिकली पायलट प्रोग्राम ये चला चुके हैं ऑलरेडी। अब जब ऑटोमेटिकली मास अनएम्प्लॉयमेंट होगी हमारा, जाहिर सी बात है जब ये, तो फिर आप क्या करेंगे, कैसे जॉब्स क्रिएट करेंगे? लोग बोल रहे हैं कि इससे जॉब्स क्रिएट होंगी। ये जितनी जॉब्स क्रिएट करेगा ना नई, उसके मुकाबले में 4 से 5 गुना ज्यादा ये अनएम्प्लॉयड कर देगा लोगों को। ये मैं आपको बात बता दूं। तो वो जो गैप है वो आप कैसे फिल करेंगे? फिर ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम को इंट्रोड्यूस कराएंगे, जिसको हम पहले ही जानते हैं कि ये टेस्ट कर चुके हैं, पायलट प्रोग्राम चला चुके हैं। ये चलाएंगे और उसके बाद ये होगा कि फिर आप बॉन्ड हो जाएंगे गवर्नमेंट के, और फिर आपको गवर्नमेंट की लाइन टो करनी पड़ेगी। तो एज ए कंट्रोलिंग टूल वो यूज करेंगी, वो रिजीम्स यूज करेंगी। और फिर इंटरनेशनली तौर पर, और आप ये भी देखें, और मैं इसको आपको भी बता दूं कि एआई रिप्लेसिंग जॉब का जो हमने बात करी कि इतने परसेंट ये करेगी, और 2030 तक ये जो एजेंडा है वो इतने परसेंट ये जॉब जो है वो 30 से 50% लोग कह रहे हैं कि ये और 50 से भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन ये अनफोल्ड होते होते 3 से 5 साल और 5 से फिर 10 साल के अरसे में ये ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स जो है वो आपकी चली जाएंगी। और मैं आपको बता रहा हूँ कौन सी जॉब जाएंगी, बी वेयर। ये प्रोग्राम गौर से सुनिए, कौन सी जॉब्स वालों को ज़्यादा खतरा है। जो स्टैंडर्डाइज जॉब है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बेस्ड हैं, जो ऑब्जेक्टिव जॉब्स हैं। सब्जेक्टिव जॉब्स की बात नहीं कर रहा मैं, ऑब्जेक्टिव जॉब है जिसमें आपको एक टारगेट अचीव करना होता है, एक गोल अचीव करना होता है, और आपको एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन बता दिया जाता है कि इस तरीके से, इस प्रोसीजर के थ्रू आपको जाके अचीव करना है। वो सब खतरे में है। समझ आ गई आपको बात? और कौन से खतरे, इसका मतलब है कि आपको दोबारा से अपनी जो है वो आस्तीनें फोल्ड करनी पड़ेंगी और वो जॉब्स की तरफ जाना पड़ेगा जिसमें आपको ह्यूमन इंटरवेंशन होती है। समझ आ रही है आपको बात? हम आ गए थे ऑफिसेज में, हम सब आ गए थे ऑफिसेज में कंप्यूटर्स के सामने। हमें जाना पड़ेगा दोबारा से, अपनी स्लीव्स को फोल्ड करके दोबारा से बाहर फील्ड में जाना पड़ेगा। और बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जो हमें, जिसके बारे में हमें सोचना शुरू कर देना चाहिए। अगर हम ये नहीं करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ ये स्टॉर्म तो आ रहा है आपकी तरफ। अब आप खुद सोच लें कि आप क्या करेंगे। और अगर आप मोहताज हो जाएंगे यूनिवर्सल बेसिक इनकम के, जो कि इनका एजेंडा है, तो फिर आपको पता है कि फिर आपको वो डिक्टेट करेंगे, फिर आप वही बोलेंगे जो वो कहेंगे। फिर ड्राइवरलेस कार आपको वहीं लेके जाएंगी जहां वो ले जाना चाहेंगी आप, क्योंकि आपको पता है बिल्कुल कर, क्योंकि एआई कंट्रोल जो ड्राइवरलेस
कार आ रही है, आपको भी पता है 3 से 5 साल में उनका हो जाना है, टेस्ट हो चुकी है, एवरीथिंग इज फाइन, सब रेडी है, कब अनफोल्ड होना है ये अब आप देखते चले जाएं। तो बस अब ये बेसिकली एक बहुत मजबूत प्रोग्राम है, और आपको मैं ये मत भूलिए आप कि इसके साथ साथ एक प्रोग्राम चल रहा है जो कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम, और उसके बाद यूनिवर्सल करेंसी, जो हमने आपको बताया था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने उसको टेस्ट कर दिया है, और यूनिवर्सल बेसिक कॉइन के नाम से वो आ रहा है। तो एक डिजिटल इंटरनेशनल वन करेंसी, और यहाँ पर ये वाला प्रोग्राम, अब अगर आप इसको साथ साथ जोड़ें तो ये आप जा रहे हैं उस तरफ। और हम इंशाल्लाह आगे फिर इस पे एक कंप्लीट प्रोग्राम भी करेंगे कि वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हम दिखाएंगे इसको, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ यूनिवर्सल इंटरनेशनल एक करेंसी, यूनिवर्सल करेंसी, यहाँ यूनिवर्सल बेसिक इनकम, और आपकी जॉब्स खाई जाएंगी, आप मजबूर हो जाएंगे, आप क्या करेंगे अमन, जब आपके पास जॉब्स ही नहीं होगी तो आप क्या करेंगे। और इसका टेस्ट क्या किया, कोविड के दौरान उन्होंने ये चीजें टेस्ट कर ली। मैं आपको बताता हूँ, अमेरिका में चेक दिए जाते थे, आपको पता हो जो हमारे नॉर्थ अमेरिकन ऑडियंस है वो इस बात को इंडोर्स करेंगे कि उनको एक रेगुलर एक चेक दिया जाता था, ठीक है, घर बैठ के, ठीक है, घर बैठ के उनको वो चेक मिलता था। होता हुआ उससे क्या, उससे हुआ ये कि कोई प्रोडक्टिविटी तो हो नहीं रही थी कोविड के दौरान, और पैसे मिले जा रहे थे लोगों को। अब लोगों की बाइंग पावर बढ़ गई थी, जब वो जाते थे खर्च करने, सप्लाई उतनी होती नहीं थी। फिर आपने देखा कि कमोडिटी का सुपर साइकिल आया, जब आपने देखा कि इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में ऊपर गई, उसकी बेसिक वजह यही थी। और वो पैसे जो उन्होंने दिए हैं सबको पॉकेट्स में, वो पैसे उन्होंने कहाँ से किए, छापे, जिसे आम अल्फाज में कहते हैं छापे, फेडरल रिजर्व ने छाप के दे दिए। उसके पीछे कोई गोल्ड तो था नहीं, जो कि बेसिक फिनोमेना है। तो अब ये सबको जरा, अब हम आपको पाइवट कर रहे हैं, सबको जोड़ रहे हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये सब आपको जोड़ रहे हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इसको रेगुलेट करके इसकी डिप्लॉयमेंट को स्लो किया जाए और वाइजली इसको किया जाए, लेकिन ये बेसिकली ये आ तो गई है आपके डोर स्टेप पे, अब ये जा तो गई नहीं थी, इसने अनफोल्ड होना है। जी, जिन बोतल से बाहर, जिन्हीं बोतल से बाहर निकल चुका है। और बाय द वे हम बात कर रहे हैं जीनियस बोलते हैं, जीनियस बेसिकली जीनी से ही निकाला है उन्होंने, ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात नहीं हो रही इधर, मैं आपको जोड़ रहा हूँ इस चीज़ से, ह्यूमन, यहाँ जीनी वाली इंटेलिजेंस की बात हो रही है। और मैं आपको अब मेटाफिजिकल रियल में थोड़ा सा टच करता हूँ। जो मेटाफिजिकल एक्सपर्ट्स हैं, यानी जिसको आप स्पिरिचुअल लोग बोलते हैं, रूहानी लोग बोलते हैं, जो मावराए तबियात, मतलब फिजिक्स से आगे जाके बात करते हैं मेटाफिजिकल रियल में, वो ये कह रहे हैं कि देयर इज नथिंग आर्टिफिशियल अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये आपको एक अनसीन वर्ल्ड से जोड़ने की कोशिश है। जो एक अनसीन वर्ल्ड, वो इंटेलिजेंस जो आपको जोड़ रही है मशीन के थ्रू। मशीन बेसिकली एक व्हीकल है, जो रोबोट आप देख रहे हैं, जो गैजेट आप देख रहे हैं, जो कंप्यूटर आप देख रहे हैं, वो बेसिकली एक व्हीकल है आपको उस अनसीन वर्ल्ड से जोड़ने का। मेटाफिजिकल एक्सपर्ट्स अगर आप जाएं, रिसर्च करें अच्छी तरीके से, और आप कनेक्टिविटी में हो अहले बसीरा के, तो अहले बसीरा आपको बाकायदा बता रहे हैं बात कि अब वो टाइम आ चुका है कि वो अपनी मैनिफेस्टेशन वाले फेज में आ चुके हैं, यानी अब वो अब मैनिफेस्ट होने लगे। कैसे होंगे, पहले वो व्हीकल, मशीन, गैजेट, रोबोट जो आप कह रहे हैं उनको वो यूज करेंगे, और आपको वो सवालों के जवाब मिलेंगे जब आप हैरान हो जाएंगे कि यार ये मशीन ये जवाब कैसे दे सकती है। ये जो आप हैरान हो रहे हैं ना, हर बंदे को मैं देख रहा हूँ अमेज नजर आ रहा है कि यार चैट जीपीटी ने ये बता दिया, और चैट जीपीटी 4 ने तो 3 डायमेंशंस जो है पूरी कर ली हैं, और आपके 3 सेंसेस पूरे कर चुकी है वो अब बस टच वाला रह गया और स्मेल वाला रह गया। बाकी वो 5 जो हवा से खमसा हम कहते हैं उसे, 5 सेंसेस होते हैं, उनमें से 3 अचीव कर चुकी है, लेकिन वो 6 सेंस कभी भी अचीव नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो स्पिरिचुअल डायमेंशन है ह्यूमन की, और वो उसकी सोल की वजह से। आप मशीन में सब कुछ कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, सोल आप कहाँ से लाएंगे। मेटाफिजिकल एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं आप सोल कहाँ से लाएंगे, जो हमारी 6 सेंस है, जिसको हमें ऊपर से इल्हाम होता है, कश्फ होता है जिसे हम कहते हैं, वो कहाँ से आप लाएंगे। मैंने आपको यहाँ से लेके यहाँ तक बता दिया है। अब आप इस ये वाला पॉइंट है जो आप सोचे इस पे जाके कि उस मशीन्स को एज अ व्हीकल यूज किया जा रहा है। और मत भूलें ये जब तक आपके लिए बेनिफिशियल है, जब तक कि ये आपकी सबसर्विएंट है, यानी आपके मातहत है। जब ये आपको अपना मातहत बना लेगी, वहां से खराबी शुरू होगी। हम ये नहीं बोल रहे कि टेक्नोलॉजी का आप यूज ना करें, हमने आपको गोल्डन प्रिंसिपल बता दिया, जब तक टेक्नोलॉजी आपकी सबसर्विएंट है, आपके लिए बेनिफिशियल है। आप स्मार्टफोन यूज नहीं करते, आप अपना दीन भी प्रोपोगेट करते हो उससे, आप अच्छी बातें भी फैलाते हो, जहां तक आपको सबसर्विएंट है। लेकिन जहां ये आपको अपना सबसर्विएंट बना लेगी, वहां से हैमर खराबी शुरू होगी। और हम मेटाफिजिकल डायमेंशन जरूर मेंशन कर रहे हैं, इस वजह से मेंशन कर रहे हैं अपने ऑडियंस के लिए, जाके इस पर रिसर्च करें। ये है आपको आज रिसर्च करने का पॉइंट। और इकोनॉमिक इंपैक्ट के बारे में नजर रखें। अगर आप ऐसी इस तरह की जॉब्स कैटेगरी में हैं जो हमने आपको बताई हैं, तो आपके लिए अलार्म बज जाना चाहिए। अपने आप को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दें। अब कोई टाइम नहीं बचा, अलार्म बज चुका है।
अपने आप को अभी डाइवर्सिफाई करेंगे, वो स्किल सेट हासिल करने की कोशिश करेंगे जो सब्जेक्टिव है, जिसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन हो रही है। और मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे लोगों को ऑफिस से बाहर आना पड़ेगा फील्ड्स में, और जो अपनी स्लीव्स जो है वो फोल्ड करने का टाइम आ चुका है हमारा। जी जी सलमान भाई, थैंक यू सो मच। आपने मुफस्सिल गुफ्तगू की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से, और फ्यूचर उसका कैसे आप देख रहे हैं, आपने उसके मुतालिक भी बताया अपनी रिसर्च की बुनियाद पर। और ये काफ़ी सोशल अब ये बात है कि हम किस तरीके से, गौरतलब बात है कि हम किस तरीके से इस चीज़ के अंदर जो है वो फंसने से बच सकते हैं। और आपने बात की जो उन जॉब्स के हवाले से भी जो कि जा सकती हैं इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। तो आई होप एंड प्रे कि इसका इम्पैक्ट जो है वो कम से कम हो, और हम इस जो जिनी आउट ऑफ द बॉटल है इसको हम काबू करने में कामयाब हो जाए, और आने वाले वक्तों में ये ज़्यादा इम्पैक्ट ना कर सके, जिसकी सूरत हाल बहरहाल आपने बताई कि चांसेस उसके बहुत ज़्यादा हैं। ये आज की एपिसोड 101 थी। उम्मीद करता हूँ आपको सबको पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम अपनी अगली एपिसोड के साथ तमाम तर लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। आप हमें फॉलो कर सकते हैं twitter.com/तुरफातमाशा पे और facebook.com/तुरफातमाशा पे। आप इस जो प्रोग्राम है हमारा आज का जो गेस्ट है इसकी रिकॉर्डेड वर्जन भी आपको मिल सकता है, और उससे पहले की जितनी भी अक़सात हैं वहाँ पे मौजूद है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। दिस इज़ अहमद जलील साइनिंग ऑफ अलॉन्ग विद सैयद सलमान शाह फ्रॉम द प्लेटफॉर्म तुरफातमाशा, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इस पुरफतन दौर में जीज़ की जुस्तजू में वबा और कहत के खौफ में मुब्तला, सियासी, माशी और समाजी मसाइल में घिरे हुए पाकिस्तानी और मगरिब व मशरिक़ के तहज़ीबी टकराव के दरमियान ये परेशान हाल मुमलिकत खुदादार अनगिनत वसाइल के बावजूद मसाइल में घिरी हुई। आखिर हकाइक हैं क्या? सच को धुंधला देने वाले हकाइक व वाक़यात, बेदारी शऊर और हक गोई फर्ज है इस कौम पर, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है एक तुरफा तमाशा।